अनिल पार्क की बेंच पर उदास बैठा होता है। तभी राकेश की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास आकर कहता है, और भाई कैसे हो? कैसा चल रहा है सब? अनिल थोड़ा दुखी होकर कहता है, अरे क्या बताऊं राकेश भाई, कर्जे ने हालात खराब कर रखे हैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती। समझ ही नहीं आता कैसे इतने सारे कर्ज से जल्दी बाहर निकलूं। वहीं इस बात का भी डर लगा रहता है कि कर्जदार आकर दरवाजे पर ना खड़े हो जाएं। राकेश मुस्कुराते हुए अनिल को जवाब देता है, अरे अनिल, बस इतनी सी बात। तुझे पता है, 1 साल पहले तक मैं भी कर्ज में डूबा हुआ था। घर के लोन की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की पढ़ाई की। रखते नहीं सर ऐसे देख, आज मुझ पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। अनिल शॉक्ड हो जाता है और राकेश से पूछता है, राकेश भाई, पर 1 साल में आपने अपना सारा कर्जा चुकाया कैसे? इतना पूछते ही राकेश अपना मास्टर प्लान बताना शुरू करता है। सबसे पहले तो भाई और कर्ज लेना बंद कर दे। से नो टू लोन। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो एक कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती चली जाती है। अब नोटबुक पर या फिर एक्सेल शीट पर अपने सारे कर्जे की एक लिस्ट बना और उसे गुड एंड बैड कर्जे में डिवाइड कर। अब तुम सोच रहे होगे कि ये अच्छा और बुरा कर्जा क्या होता है? अच्छा कर्जा मतलब जब हम एजुकेशन, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे फ्यूचर में आपको डबल रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं, जो आपको कर्जा चुकाने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एमबीए करने के लिए लोन लेता है तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद जब नौकरी लगेगी तो वो उन पैसों से कर्जे को आराम से चुका देगा। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदने के लिए या फिर शादी करने के लिए लोन लेता है तो ये बुरा कर्ज है, क्योंकि समय के साथ गाड़ी की कीमत घटती जाती है। वहीं शादी पर खर्चे किए पैसे भी वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए इन चीजों के लिए हमेशा सोच समझ कर ही लोन लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी या शादी के लिए कम से कम कर्ज लिया जाए। वहीं इन दोनों की ही तरह क्रेडिट कार्ड भी बहुत बुरा कर्ज है, जिससे होने वाले नुकसान किसी भी कर्ज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। और वो इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट किसी भी नॉर्मल लोन से ज्यादा होता है। वहीं क्योंकि कार्ड से पे करना आसान होता है तो क्रेडिट कार्ड की हैबिट दिमाग को पता तक नहीं चलने देती कि उस पर कितना कर्ज आ चुका है। क्रेडिट कार्ड्स को बनवाने का बढ़ता इंटरेस्ट और इजी लोन एक्सेसिबिलिटी की वजह से भारत का यूथ, खासतौर पर 90s और 20s की यंग जनरेशन अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोन्स के जाल में तेजी से फंस रही है। वहीं बैंक्स और लोन कंपनियां कस्टमर को बाय नाउ पे लेटर, लोन विदाउट सैलरी स्लिप जैसी फैसिलिटीज देती हैं, जिन ऑफर्स के जाल में फंसकर अक्सर लोग पैसों के लिए दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचे बिना उधार ले लेते हैं। वो लोन्स और क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ते तक नहीं है, जो उनके लिए बाद में मुसीबत बन जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 36% तक पहुंच चुका है। मार्च 2021 तक इंडियंस पर 43.7 ट्रिलियन का हाउस होल्ड लोन था। वहीं पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन भी भारत में 1.3 ट्रिलियन पहुंच चुका है, जो न केवल आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाता है। लोन्स और ईएमआईज की वजह से फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना या फिर रिटायरमेंट प्लान करना मुश्किल हो जाता है। बस हर समय ये चिंता सताती रहती है कि लोन कैसे चुकाया जाए। खैर, अब जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए अब अगले स्टेप पर फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग मंथली ईएमआई या फिर मिनिमम पेमेंट के जरिए अपने सभी लोन्स को थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हैं, लेकिन इससे उनका बर्डन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोन्स को एक एक कर चुकाया जाए, जिसके लिए सबसे पहले अनिल, तुम अपने लोन्स को इन कैटेगरीज में बांट लो, जिसमें पहला है पे डे लोन्स, यानी वो लोन अमाउंट है जो हम अपने छोटे मोटे खर्च या काम के लिए लेते हैं, लेकिन इन पर लगने वाला एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट 400% तक होता है। इसके बाद आता है हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया कितना प्रॉब्लमेटिक है।
इसके बाद आता है पर्सनल लोन्स विद अनफेवरेबल टर्म्स, यानी कि वो लोन जो तुमने बैंक से या बाहर से हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ है। और लास्ट है हमारा सिक्योर्ड डेट्स, यानी कि ऐसा लोन जो आपकी इनकम ग्रोथ कम करता है, जैसे घर या फिर बिजनेस के लिए लोन। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो कर्ज ले लेते हैं लेकिन अपने कर्ज का एनालिसिस नहीं करते कि उन पर कितना कर्ज है और उन्हें कितना चुकाना है। लेकिन इस लिस्ट से दिमाग को ये क्लियर हो जाता है कि पहले किस कर्ज को चुकाने पर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर भी अनिल तुम्हारे पास इन लोन चुकाने के दो तरीके हैं। पहला है डेट स्नोबॉल मेथड, यानी कि पहले उन लोन्स को चुकाना जिनका अमाउंट कम है, जैसे पर्सनल लोन्स, स्मॉल क्रेडिट कार्ड बिल्स, पेडे लोन्स या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ईएमआई पेमेंट्स। इस मेथड को इस्तेमाल करने से होता क्या है कि आपके कर्जे की ये लिस्ट जल्दी छोटी हो जाती है और आपको साइकोलॉजिकली फ्री महसूस होने लगता है। दूसरा मेथड है एवेलांचे मेथड। हम जब अपने लोन की लिस्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि कार लोन या फिर होम लोन जिनका अमाउंट ज्यादा है वो हमारे ऊपर सबसे बड़ा बर्डन है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। रियलिटी लॉन्ग टर्म में बर्डन वो लोन बनते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जैसे पेडे लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स। नॉर्मली होम लोन्स पर ईयरली 8.5 टू 12% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जबकि क्रेडिट कार्ड्स पर ईयरली इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंस चार्जेस 30 से 52% तक हैं। यानी कि अगर आपने अपने बिल्स को अगर ज़्यादा टाइम तक डिले किया तो ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसी सिचुएशन में लोन पे करने के लिए एवलांचे मेथड यूज करना सही माना जाता है। इस मेथड में पहले उन लोन्स को पे करने पर फोकस किया जाता है जिनका इंटरेस्ट हाई है, जैसे अगर क्रेडिट कार्ड 30% का इंटरेस्ट रेट है तो और होम लोन पर 8% का, तो आपको पहले क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने पर फोकस करना चाहिए। और इसके दो रीजन हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट होम लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स आपके लिए फ्यूचर में ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं। और दूसरा ये कि क्रेडिट कार्ड का बिल होम लोन के अमाउंट से कम है, इसलिए क्रेडिट बिल्स पहले चुकाने से आपकी लिस्ट से कर्ज का एक बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट बिल कलेक्टर्स की कॉल्स की वजह से जो दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट बिल्स को पहले पे करने से फ्यूचर सेविंग्स भी सिक्योर हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन अमाउंट में ज्यादा है तो एवलांचे मेथड की बजाय स्नोबॉल मेथड इस्तेमाल करना ही सही रहता है। असल में कर्ज चुकाना तभी तक मुश्किल लगता है जब दिमाग उसे पे करने का सही रास्ता नहीं ढूंढ लेता, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कर्ज से छुटकारा पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब अमिताभ बच्चन को ही देख लीजिए। एक्टर अमिताभ बच्चन पिछले 4 दशकों से बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं 90s के दौर में एक समय भी ऐसा आया था जब अमिताभ बच्चन भी कर्ज के दलदल में डूब गए थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस को चलाने के लिए भारी कर्जा लिया था, जो धीरे धीरे 90 करोड़ का हो गया। उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी, उनके पास पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहीं कर्ज न चुका पाने की वजह से उन पर 55 अलग अलग केसेस भी दर्ज हो गए थे। पर अमिताभ बच्चन अपनी इस परेशानी से घबराए नहीं। वो यशराज के पास गए और उनसे काम मांगा, जिसके बाद उनकी फिल्म मोहब्बतें आई। यही नहीं, अपने कर्ज को चुकाने के लिए ही उन्होंने टीवी पर भी अपना डेब्यू किया और कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो कर्ज से आजाद हो गए। वहीं एक्टर अमिताभ बच्चन की ही तरह शाहरुख खान भी एक टाइम कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और हाथ में कोई बड़ी फिल्म भी नहीं आ रही थी। उन्होंने फिल्म रावण को बनाने के लिए अपना घर गिरवी रखा, पर यह फिल्म भी फ्लॉप रही। लेकिन उन्होंने कर्ज की चिंता किए बिना काम करना जारी रखा, और जब डॉन 2 और जब तक है जान रिलीज हुई तो इन फिल्मों से मिली फीस से अपने कर्ज को चुकाया। अब जब देश का सबसे बड़ा एक्टर भी कर्ज के दलदल में फंस सकता है तो हम तो आम लोग हैं। पर जरूरी यह है कि फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर की जाए। राकेश के इतना सब कुछ समझाने के बाद अनिल को आइडिया मिल गया था कि उसे अपने कर्जों से बाहर निकलने के बजाय क्या करना है, और अनिल राकेश को थैंक यू कहकर अपने घर आ गया। दोस्तों, आपको भी राकेश के आइडियाज पर गौर करके अपने कर्जों को डिवाइड करने के बारे में सोचना चाहिए, और जरूरत भी है।
इस बात पर रोते रहने की बजाय कि इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा, इस कर्ज को चुकाने के लिए अलग अलग तरीके तलाश कीजिए, जिनमें से एक सिंपल तरीका है बजटिंग, जिसके बारे में हम सीरीज के अगले रहा था कि तभी वहां अनिल आ गया, जिसे देखकर राकेश कहता है, और भाई कैसे हो, आज तो काफी रिलैक्स नजर आ रहे हो। अनिल जवाब में कहता है, हाँ भैया, आपने लिस्ट बनाने का जो आइडिया दिया था उसके बाद थोड़ी टेंशन कम हुई है, और अब मुझे क्लियर भी हो गया है कि मुझे पहले अपना कौन सा कर्जा चुकाना है। हाँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। राकेश उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो अनिल बताता है कि भैया, कर्ज को तो मैं चुका ही दूंगा, पर समझ ही नहीं आ रहा कि घर की जरूरतें, खर्चे और कर्जे को एक साथ कैसे मैनेज करूं। कर्जा चुकाने की सोचता हूं तो घर के खर्चे बीच में आ जाते हैं। जैसे सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, इसका भी सोल्यूशन है। तुम्हें बस अपने लिए एक यूजफुल बजट बनाने की जरूरत है, जिसे तुम हर मंथ अपनी सैलरी आते ही अप्लाई कर दो। मंथली बजट बनाने का पहला फायदा ये होगा कि इससे तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और किन खर्चों पर तुम्हें रोक लगाने की जरूरत है। वहीं सैलरी का हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखने के बाद कितना पैसा बचता है, जिसे तुम लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुमने पहले अपने कर्ज की लिस्ट बनाई और ये समझा कि पहले कौन सा कर्ज चुकाना चाहिए, ठीक उसी तरह अब एक लिस्ट तैयार करो घर की जरूरतों, खर्चों और बचत के लिए रखने वाले पैसों की, जिसे 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दो। वो 4 कॉलम हैं नीड्स, वांट्स और सेविंग्स और डेट्स। अब मान लेते हैं कि तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है, जिसमें से 25,000 रुपए घर की ज़रूरतें जैसे बिजली, पानी का बिल, राशन, स्कूल की फीस और दवाई पर खर्च होते हैं। अब तुम इन खर्चों को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, लेकिन इन्हें कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। जैसे ग्रोसरी, दाल चावल आटा, चीनी किराने की दुकान से थोड़ा थोड़ा खरीदने की बजाय होलसेल मार्केट या फिर सुपर मार्केट से पूरे महीने के लिए एक ही बार में खरीद कर ले आओ। वहाँ सामान सस्ता भी मिलेगा और ज़्यादा सामान खरीदने से डिस्काउंट का भी फायदा उठा पाओगे। वहीं बिजली और पानी को तो वैसे भी संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। जब ज़रूरत ना हो लाइट पंखे ऑन मत रखो। नहाने या फिर हाथ मुंह धोने के लिए डायरेक्ट नल से पानी इस्तेमाल करने की बजाय बाल्टी में पानी भरकर इस्तेमाल करो। ये बातें सुनने में शायद इफेक्टिव ना लगे, लेकिन जब महीने के आखिर में इन छोटी छोटी आदतों की वजह से बिजली और पानी का बिल कम आएगा तो बजट में फर्क अपने आप पता चलने लगेगा। अब सेकेंडरी एक्सपेंस यानी कि वांट्स पर आते हैं। ये वो खर्चे हैं जो नेसेसरी नहीं हैं लेकिन लाइफ का पार्ट हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी शॉपिंग, न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मूवी टिकट्स, जिम फीस, वेकेशंस, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना। ये लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, पर आजकल जिस तरह की वर्चुअल लाइफ में हम जीने लगे हैं, वहाँ दिखावे के लिए कई लोग हफ्ते में एक बार बाहर जाकर खाना खाते हैं या फिर सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बेवजह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर फर्नीचर खरीद लेते हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन होना भी एक नई ज़रूरत बन गया है। अब ये खर्चे देखने में छोटे छोटे तो लगते हैं, लेकिन असल में हमारे बजट को खराब करने का काम यही छोटे छोटे खर्चे करते हैं। इसलिए जहां तक हो सके इन खर्चों को अवॉइड करने की कोशिश करो। अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय किसी एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लो, जिसे घर के सभी लोग एक्सेस कर सकें। कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन फूड या फिर बाहर खाना खाने की आदत को कम कर दो, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे सैलरी के 20% एक्सपेंसेस हैं, जिन्हें अगर खत्म कर दिया जाए तो लोन पे करने के लिए आपके पास ज्यादा सेविंग बनती है। इसके बाद अब बात करते हैं आखिर में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डेट की, जो सैलरी का बचा हुआ पैसा होता है और इसी पैसे को हम सेविंग या फिर लोन पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करो कि तुम्हारे खर्चों के बाद तुम्हारा सेविंग अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसमें से एक छोटा हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखने के बाद बाकी पैसों को लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, जिसमें से 25,000 आपके रेगुलर खर्चे हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 रुपए जो आप इंटरटेनमेंट और शॉपिंग पर खर्च करते हैं उसे ज़रूर मिनिमाइज कर सकते हैं और इन पैसों को अपने सेविंग अमाउंट में जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि अगर अभी आप अपनी सैलरी का
15 से 20% कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिक नीड्स और वांट्स में कट ऑफ करके आप 25 से 30% तक किया कर सकते हैं। आजकल हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें हमें पता तक नहीं चलता और हम अपनी अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो हमें सोसाइटी में सुपीरियर दिखाती हैं। जैसे कुछ वक्त पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया था उन्होंने सबसे पहले अपना घर बनाया, क्योंकि घर और प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे बड़े एसेट होते हैं। लेकिन आजकल के युवा पैसे कमाने के बाद पहले अपने लिए गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर्स को देखा होगा जो थोड़ा पॉपुलर होने के बाद महंगे फ़ोन खरीदते हैं या फिर अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही अपडेट कर देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम पैसा तो कमा ही रहे हैं और फ्यूचर में भी कमाते रहेंगे, फिर लोन लेने में क्या बुराई है। और इसलिए बिना फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग किए बस अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और बहुत सारे लोग अपने महीने के खर्चों को ट्रैक करना भी बेहतर नहीं समझते। फिर जब पैसे को लेकर की गई ये छोटी छोटी लापरवाहियां बढ़ जाती हैं और प्रॉब्लम में बदल जाती हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर अनिल को एहसास होता है कि उसने और राधा ने भी 1 साल पहले अपने पड़ोसी की देखा देखी अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जबकि उन्हें उस समय रेनोवेशन पर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं थी। वहीं 2 महीने पहले राधा के कहने पर अनिल ने 50,000 का पर्सनल लोन लिया ताकि वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख घूमने जा सके। राधा और अनिल के बिना सोचे समझे लिए इन लोन्स की वजह से आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर्ज से छुटकारा कब पाएंगे। ऊपर से वाईफाई का बिल, फोन बिल, OTT प्लेटफॉर्म का प्रीमियम और बाहर से खाना मंगाने की आदत की वजह से चाह कर भी अनिल लोन चुकाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पा रहा था। लेकिन अगर उसने और राधा ने टाइम रहते अपनी इन आदतों पर ध्यान दिया होता तो शायद वो कभी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ते ही नहीं। तभी राकेश अनिल से कहता है कि खैर, वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो अनिल, जो हो गया उसे सोचना बंद करो और आगे की प्लानिंग करो, क्योंकि सब कुछ अभी भी सही हो सकता है। ऐसा कहकर राकेश लिफ्ट में चला गया और अनिल अपने कर्जों को पूरा करने की प्लानिंग को अपग्रेड करने की सोचने लग गया। तो चलिए दोस्तों, अब सीरीज के अगले सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और अब उसके पास लोन चुकाने के लिए स्ट्रेटेजीज भी थी। बस उसे अपनी इन स्ट्रेटेजीज पर अच्छी तरह काम करना था। इसके लिए जैसे अनिल ने हिसाब लगाया कि उस पर टोटल 5 लाख का कर्ज है और उसकी सैलरी 35,000 रुपए है, जिसमें उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी पड़ती है, घर का खर्चा और कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए भी रखने पड़ते हैं। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा महीने के 10,000 तक ही लोन चुका पाता है, जिसका मतलब है कि इस स्पीड से कर्ज चुकाने में उसे कम से कम 5 साल का समय लगेगा। और जब तक लोन पूरी तरह खत्म नहीं होता वो अपने फ्यूचर के लिए सही तरह से सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। वहीं लोन की वजह से दिमाग पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा वो अलग। ऐसे में अनिल को बजट के अलावा दूसरे तरीके खोजने की भी जरूरत है, जिससे उसे पैसे मिल सके और वो जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा पा सके। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान आपको और अनिल दोनों को रखना है, वो ये कि कभी भी अननेसेसरी आइटम्स ना खरीदें जिनकी मंथली EMI आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाए या फाइनेंशियल बर्डन बन जाए। जैसे कार। लाइफ में एक कार खरीदना हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर कार खरीदने के लिए लोन तभी लेना चाहिए जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आप पर किसी भी तरह का कोई और दूसरा लोन ना हो। और वो इसलिए क्योंकि कार एक डेप्रिशिएट एसेट है जिसकी कीमत हर साल घटती जाती है। वहीं कार खरीदने का मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग पर भी 1 या 2 साल में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो आपके बजट पर असर डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह सिर्फ शो ऑफ के लिए कोई महंगा स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदना जिसकी आपको जरूरत नहीं थी पर फिर भी आपने खरीद लिया, इस तरह के एसेट्स सिर्फ बेवजह की EMI क्रिएट करते हैं। जैसे शायद आप म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो शायद फ्यूचर में आपको बेहतर रिटर्न मिलता। इसलिए इस तरह के एसेट्स हमेशा तभी खरीदने चाहिए जब एसेट की कॉस्ट आपकी मंथली सैलरी की ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% ज्यादा हो, वरना ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन सकती है।
चलिए अब उन अननेसेसरी आइटम्स की बात करते हैं जो आपको कर्ज चुकाने में हेल्प कर सकते हैं। अनिल के पास एक पुराना कंप्यूटर है जो काम तो करता है, लेकिन लैपटॉप लेने के बाद उसने उसे पिछले 2 सालों से इस्तेमाल नहीं किया है। अब इस कंप्यूटर को अनिल या उसकी फैमिली इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए अनिल की पत्नी राधा ने सोचा क्यों ना इसे बेच दिया जाए। राधा ने कंप्यूटर की कुछ फोटोज क्लिक की और इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर सेल के लिए डाल दिया। 2 दिन बाद राधा को एक बायर का मैसेज आया जो पुराने कंप्यूटर को 8,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार था। पुराने कंप्यूटर को सेल करके मिले 8,000 को अनिल ने मंथली लोन पेमेंट 10,000 रुपए में जोड़ा और अपने 18,000 के क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, और इस तरह उनकी लोन लिस्ट से हाई इंटरेस्ट वाला एक लोन खत्म हो गया। राधा और अनिल की तरह आप भी अपनी पुरानी चीजों को सेल करके अपने कर्जे को जल्द से जल्द चुका सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आपने कम से कम पिछले 1 साल में इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कपड़े, किचन प्रोडक्ट्स जो पुराने हो गए हैं या यूज में नहीं है, पुरानी बाइक या स्कूटी, कैमरा और बुक्स। इतेशी और मीशो जैसी कई वेबसाइट्स हैं जो क्लोथ्स की रीसेलिंग के लिए पॉपुलर हैं, और यहाँ पर आपको आपके कपड़ों की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। वहीं इसी तरह बुक्स को भी यूं ही रद्दी में देने की बजाय इन्हें ऑनलाइन सेल करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इन अननेसेसरी आइटम्स को सेल करके मिले पैसे आपके कर्जे पर बड़ा असर तो नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ, छोटे छोटे बिल्स और लोन्स लाइक क्रेडिट कार्ड बिल्स, पेडे लोन्स और पर्सनल्स को जल्दी पे करने में काफी मदद कर सकते हैं, जैसे कि अनिल और राधा ने अपनी मदद की सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाकर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पर अगर आपको सभी कर्जों से छुटकारा पाना है तो इसके लिए कुछ बदलाव अपने लाइफस्टाइल में भी करने होंगे, जिनके बारे में हम सीरीज के अगले एपिसोड में बात करेंगे और जानेंगे कैसे छोटी छोटी चीजें और बेवजह खर्च करने की आदत हमें कर्ज के दलदल में झोंक देती है। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते और कर ही रहे होंगे। अनिल ने अपने पुराने कंप्यूटर को बेचकर अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स तो चुका दिए, लेकिन अनिल के लिए अभी भी बाकी के लोन्स को चुका पाना एक चुनौती बना हुआ था। दरअसल उसकी पत्नी राधा के फिजूल खर्ची करने की आदत की वजह से वो बाकी लोन्स को चुकाने के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहा था, और ये आदत सिर्फ राधा को नहीं है बल्कि आजकल के हर युवा को है। इसलिए तो सैलरी आने के हफ्ते भर बाद ही पैसों की तंगी होने लगती है। समझ नहीं आता कि सैलरी गई तो कहाँ गई, ना कर्ज चुकाया ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अब इसका सोल्यूशन क्या है? उससे पहले जरा ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब इसके वैसे तो कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हाँ, लेकिन साइकोलॉजी में इसके 8 रीजंस दिए गए हैं, जिनमें पहला है स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक तरीके का इफेक्ट है जो लोगों में देखने को मिलता है। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों से प्रभावित रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर वो कोई सस्ता सामान खरीदेंगे तो शायद लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि सभी लोगों की नज़र सिर्फ उन पर ही है, और दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अक्सर वो ऐसे सामान या सर्विस पर पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इस वर्ड को पहली बार इस्तेमाल 1999 में थॉमस ग्लोविच और केनेथ साविस्की ने किया था। उनके अनुसार इस तरह के लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए गाड़ियों, गैजेट, कपड़ों जैसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इस तरह की आदत से बचने के लिए ज़रूरी है कि कुछ भी खरीदने से पहले ये सोचें कि अगर वो सामान कोई और खरीद रहा होता तो क्या तब भी आप उसे खरीदते। अगर आपका जवाब ना है तो ऐसे सामान को खरीदने से बचें, खासतौर पर तब जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो और उसके बाजार में कम कीमत और ऑल्टरनेटिव मौजूद हो। अब सेकंड रीज़न आता है चॉइस सपोर्ट का। कई बार हम प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसलिए भी खरीद लेते हैं क्योंकि हम अपनी चॉइसेस को सही बताना चाहते हैं। खासतौर पर जब हमारा किसी ब्रांड को लेकर ऑब्सेशन होता है तो हम ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट हमारे बजट से बाहर है या फिर क्या उससे बेहतर ऑप्शन बाजार में मौजूद है कि नहीं। इस तरह के माइंडसेट से बाहर आने का बस यही तरीका है कि जितना हो सके उतना मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अलग अलग ब्रांड्स के प्राइसेस, फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करें और ये देखें कि प्रेजेंट में आपके लिए कौन सा ब्रांड बेहतर है। दोस्तों, थर्ड रीजन है डिके इफेक्ट। रिटेलर अक्सर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल बायर के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए करते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में 300 और 500 रुपए में 2 मॉडल मौजूद हैं तो यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो 400 में एक मॉडल लेकर आए
जो 500 से कम कीमत वाला है, लेकिन इसमें 300 रुपए वाले से ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे में लोग अक्सर 500 के मॉडल के कंपैरिजन में पैसा बचता देख 400 रुपए के मॉडल को खरीद देते हैं, चाहे वो उनके काम का हो भी या नहीं। अब फोर्थ रीज़न है एंकरिंग इफेक्ट। इस स्ट्रेटजी में सेलर बायर को फेक लो प्राइस और डिस्काउंट के जरिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और बायर एक्साइटमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल खर्ची कर देता है। मान लीजिए आपको एक घड़ी खरीदनी है और आपका बजट 3,000 रुपए का है, मगर दुकानदार आपको 6,000 रुपए की घड़ी दिखाता है और उसे 20% की छूट के बाद 4,800 रुपए की बताता है। आपको लगता है कि 6,000 रुपए की चीज़ 4,800 में मिल रही है, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाकर खरीद लिया जाए। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अक्सर बायर को उसके बजट से महंगी चीज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इससे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर महंगी चीज़ों को कम रेट पर देखकर हमारा माइंड उन चीज़ों को खरीदने के लिए श्योर हो जाता है और बाकी बची कसर सेलर उसकी क्वालिटी बताकर पूरी कर देता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी ज़रूरत का ध्यान रखें और तभी उस पर खर्च करें। दोस्तों, फिफ्थ रीज़न है एडवर्टीजमेंट। अनिल की वाइफ की आदत है कि वो अक्सर अगर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट या फिर कपड़े की ऐड देखती है तो वो उसे खरीदे बिना खुद को रोक नहीं पाती, और अगर वो इग्नोर करना भी चाहे तो इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स उसे हर जगह उसी प्रोडक्ट के ऐड शो करने लगते हैं। ऐसा हम सबके साथ भी होता है। हम किसी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स हों या फिर गूगल वेबसाइट्स, हर जगह हमें वही प्रोडक्ट नजर आने लगता है और बार बार एक प्रोडक्ट को देखने से बहुत सारे लोग कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फंसकर उसे खरीद ही लेते हैं। अब सिक्स्थ रीजन है कॉपिंग। कई लोग जरूरत न होते हुए भी सिर्फ दूसरों की देखा देखी खर्च करते हैं, क्योंकि इससे वो अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखते हैं। जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में राधा अनिल से एसी खरीदने के लिए कहती है, क्योंकि सोसाइटी के सभी घरों में एसी हैं। यहाँ पर जरूरत से ज्यादा दिखावा और सोसाइटी के लोगों के बीच रेपुटेशन राधा की बेसिक नीड्स पर हावी हो रही थी। इस तरह की आदत से बचने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि अपनी जरूरतों और शौक के बीच फर्क करना सीखें। दूसरे क्या कह रहे हैं इस बात पर निर्भर होकर खर्च करना समझदारी नहीं। तो दोस्तों, इस कड़ी में सेवेंथ रीजन है डिस्काउंट्स और ऑफर ट्रैप। इस तरह की सिचुएशन में लोग फ्यूचर के बारे में सोचे बिना किसी भी चीज पर खर्च कर देते हैं। इसके पीछे सेल, डिस्काउंट, अभी खरीदें, सीमित स्टॉक जैसी कई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज छिपी होती हैं। कंपनीज सेल एंड डिस्काउंट फॉर लिमिटेड आवर्स जैसी लाइंस यूज करके बायर के माइंड को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि अगर उसने अभी यह सामान नहीं खरीदा तो फ्यूचर में स्टॉक खत्म हो जाएगा या फिर इतनी कम कीमत पर फिर यह सामान नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे बचने के लिए आपको खरीदारी के लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। किसी भी चीज को खरीदने से पहले थोड़ा सब्र करें और बहुत जरूरी हो तो ही आनन फानन में खरीदारी करें। अब एट्थ और लास्ट रीजन है सोशल डिजायर। ये साइड इफेक्ट हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के बीच फिट होने के लिए अक्सर साइकिल, वीडियो गेम्स, रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने जैसी चीज़ों की डिमांड करते हैं और बड़े महंगे फोन्स, गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के जरिए स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आप सिर्फ इस वजह से खर्च ज़्यादा करते हैं क्योंकि आप खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप वो सामान खरीदने में सक्षम हैं। हालांकि इस तरह के माइंडसेट की वजह से कई बार लोग भारी कर्ज में डूब जाते हैं और ऐसा सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस तरह के माइंडसेट की वजह से अपना सब कुछ खो चुके हैं। जैसे कि माइक टायसन। अमेरिका के फेमस बॉक्सर माइक टायसन जब अपने करियर के पीक पर थे, उस समय एक मैच फाइट के लिए $50 मिलियन चार्ज किया करते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा आलीशान घर, गाड़ी, ज्वेलरी, मोटर बाइक्स, महंगे डिजाइनर कपड़े और जूते और हॉलीडेज पर उड़ा दिया, जिसकी वजह से वो एक समय में भारी कर्ज में डूब गए थे। माइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लेजेंड माने जाते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची की आदत ने उन्हें भी मुसीबत में डाल दिया था। इसलिए ऐसी आदत से बचने के लिए कोशिश करें कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ ना हो जो ज्यादा दिखावा करते हों या फिर जिनके लिए मेटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा हो। पैसों की अपनी रिश्तों पर भारी ना होने दें। दूसरों के लिए लाइफस्टाइल से अफेक्टेड होकर फिजूल खर्च ना करें।
अनिल ने भी राधा को बैठकर उसकी फिजूल खर्ची की आदत से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया और उसे समझदारी से शॉपिंग करने को कहा। लेकिन अभी अनिल की सिर्फ आधी ही प्रॉब्लम का हल निकला था, क्योंकि अपने खर्चों में कटौती करके और पुराने सामान को बेचकर उसने छोटे लोन को तो चुका दिया था, लेकिन घर की मरम्मत के लिए जो उसने 4 लाख का कर्जा लिया था उसे चुकाना अभी भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो चलिए अगले एपिसोड में जानते हैं कि अनिल इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालता है।